आप सभी का स्वागत है। आज हम टीईटी सोशल साइंस की सीरीज़ का पार्ट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे और डिस्कस के साथ साथ उसको एक्सप्लेनेशन भी देंगे जिससे आपको समझ में आए, क्योंकि क्वेश्चन रटने से आप भूल जाओगे, समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिक्टोरियल फिलोसॉफी। मोस्टली आप टीईटी एग्ज़ाम्स में यहाँ पर आपको ये बताया जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको बताना है, तो थोड़ा ये टफ हो जाता है, तो समझना बहुत ज़रूरी है। पहला है इन 1920 कैरी स्मिथ क्रिटिसाइज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और सेकंड है मार्टिन हैगर अटैक वेस्टर्न मॉडर्निज्म फॉर टेक्नोलॉजिकल वायलेंस। चलिए समझ लेते हैं। अब ये नीचे इसके ऑप्शन दे रखे हैं, है ना। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं कैरी स्मिथ जो थे, फर्स्ट पॉइंट में जो दे रखा है वो कौन थे। तो ये दोनों एक जर्मन फिलोसोफर है, मार्टिन हेगर और कैरी स्मिथ, और इन्होंने एक फिलोसॉफी दी थी, थ्योरी दी थी। तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ थे। सबकी अपनी अपनी एक व्यू एंड थॉट होते हैं। तो ये जो आपको दिख रहे हैं कैरी स्मिथ और मार्टिन हैगर, ये दोनों एक जर्मन फिलोसोफर थे, और इन्होंने ही यहाँ पर एक पहले वाले थे, इन्होंने वेस्टर्न पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का क्रिटिसाइज़ किया था। और दूसरे थे मार्टिन हैगर, उन्होंने वेस्टर्न मॉडर्निज्म को यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल वायलेंस माना था, कि मतलब जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे ही समाज पे खतरा आ रहा है और जॉब वगैरह जा रही है, इसी वजह से मार्टिन हैगर। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन 1 एंड सेकंड, दोनों यहाँ पर सही हो जाते हैं। विथ एक्सप्लेनेशन भी हमने आपको बताया था। आप सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच प्रोविजन ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस इज करेक्ट। पहला है द वर्सलिस ट्रीटी रिड्यू द बॉर्डर ऑफ यूरोप, एंड सेकंड आर्टिकल 231 हेल्ड जर्मनी गिल्टी ऑफ वॉर क्राइम्स। तो दोस्तों पहला जैसा कहा जा रहा है कि ऑप्शंस ये दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन ए, बोथ 1 एंड 2। अब होता क्या है कि जो वर्सलिस की ट्रीटी हुई थी, इन्होंने जो पूरा यूरोप का जो बॉर्डर था उसको रीअरेंज करा था। क्योंकि जब वर्सलिस ट्रीटी कब हुई थी, अगर आप देखेंगे तो 1919 में वर्सलिस की ट्रीटी हुई थी। और आर्टिकल 231 एक आर्टिकल था जिसमें इंटरनेशनल जो लॉज है और उसको वार क्राइम्स को डिक्लेयर किया जाता था। तो यही होता है वर्सलिस की। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्साई की संधि 1919 ने यूरोप के मानचित्र को एक नया रूप प्रदान किया, जिससे उसकी सीमाओं को पुनः निर्धारण किया गया, और इसके तहत जर्मनी के कुछ क्षेत्रों को उसके पड़ोसी देशों को दे दिया गया। तो जर्मनी से बहुत सारी पावर छीन ली गई थी 1919 में, वर्ल्ड वार 1 के बाद। और जो आर्टिकल है इम्पोर्टेंट है 231 के तहत उसको वॉर क्राइम का दोषी माना गया था। जैसे अपने यहाँ पे होता है 302 मर्डर वगैरह होता है, तो आपको ये याद रखना ज़रूरी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक इज़ करेक्ट। पहला है दिस रॉक्स आर डेंसर हार्डर देन ओरिजिनल प्रोटोलिथ, दिस रॉक्स डू नॉट कंटेन फॉसिल्स, कॉन्ग्लोमरेट इज़ अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। अब थोड़ा समझ लेते हैं। अब क्या होता है, 3 तरीके की रॉक होती है ना। एक होता है इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। इग्नियस रॉक जो अर्थ की लेयर के ऊपर और यहाँ पर नीचे मिलती है, वो होती है इग्नियस रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, नीचे लावा के गर्मी के प्रेशर के कारण यहाँ पर जो रॉक फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, जब ये इग्नियस रॉक टूट कर छोटे छोटे कंकर में आती है और नीचे जाके सेटल हो जाती है और ये एक रॉक फॉर्म कर देती है, इसको बोलते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा तीनों क्या होता है। पहला दे रहा है कि हार्डर, और देखो हार्डर होती है मेटामॉर्फिक रॉक दबने की वजह से, प्रेशर की वजह से, और डू नॉट कंटेन फोसिल्स, सही है। कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है, कॉन्ग्लोमरेट दोस्तों एक तरीके की सेडिमेंट्री रॉक होती है, ये गलत होगा आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड सेकंड, ऑप्शन सी। विथ एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। इन विच ईयर डिड जर्मनी फॉर्मली डिक्लेयर दैट इट हैज़ नो लॉन्गर बाउंड बाय द मिलिट्री ऑफ डिसआर्मेंट क्लॉज ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। तो दोस्तों ये जो जर्मनी ने डिक्लेयर करा था वो करा था ऑप्शन सी 1935। अब क्या हुआ था कि जर्मनी में दोस्तों क्या होता है कि जर्मनी में 1919 में वर्सलिस की ट्रीटी हो जाती है, जिसके बाद क्या होता है कि
वर्सलिस की ट्रीटी होने के बाद ये होता है कि 1919 में बहुत सारे नियम थोप दिए जाते हैं, उससे ज़मीनें छीन ली जाती है, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, और आपको बहुत सारे यहाँ पर पेनल्टीज थोप दी जाती है जर्मनी के ऊपर। लेकिन ये कभी ना कभी तो जर्मनी भी इस चीज़ से परेशान हो गया था। तो 1935 में क्या होता है कि वो इस सारी ट्रीटी को हटा देता है और कहता है कि हम आपके कोई भी रूल्स को नहीं मानेंगे, और डिसआर्मेंट क्लोज को बाउंड कर देता है। ठीक है। क्वेश्चन 5, विच आइडियोलॉजी एम्फेसिस ऑन स्टेट कॉर्पोरेटिज्म? ऑप्शन 1 फैसिज्म, ऑप्शन बी सोशलिज्म। दोस्तों इसका आंसर है फैसिज्म। तो फैसिज्म क्या होता है कि फैसिज्म आया था बेसिकली इटली में। तो फैसिज्म का आप जिसे देख सकते हैं कॉर्पोरेट स्टेटिज्म, स्टेट कॉर्पोरेटिज्म एक राजनीतिक, सांस्कृतिक और निगमवाद का एक रूप है जिसका अनुयायी मानते हैं कॉर्पोरेट समूह को। तो दोस्तों मेनली जो फैसिज्म होता है उसी में आपको कॉरपोरेट जो कॉरपोरेटिज्म, स्टेट कॉरपोरेटिज्म मिलेगा। अब कॉरपोरेट बेसिकली आपको कैपिटलिस्ट कंट्री में देखने को मिलेगा, लेकिन स्टेट कॉरपोरेटिज्म का मतलब होता है कि कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, वो यहाँ पर कैपिटलिस्ट बन जाते हैं स्टेट के रिगार्ड पे, और वही रूल करते हैं। जैसे अपने यहाँ पे अडानी अंबानी है, वहाँ पर स्टेट के कुछ जैसे मेंबर हो जाएंगे, मान लो गडकरी जी या कोई इंपॉर्टेंट मेंबर हो गए, ये कॉरपोरेट सेक्टर को रूल करेंगे। यही होता है स्टेट कॉरपोरेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ जोवियन प्लैनेट? अब जोवियन प्लैनेट क्या होता है इसको समझते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि पहले होते हैं जो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर, ये सभी हो गए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। फिर यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न, ये सारे जो प्लैनेट होते हैं वो जोवियन प्लैनेट होते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया। तो इसमें से कौन सैटर्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि ये वाटर है, ठीक है, जैसा हमको पता है, हमने देखा यहाँ पर सूरज चाचा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सन रेज गिरा रहे हैं, और फिर यहाँ पर भाप बन रही है ऐसे ऐसे, और यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन ऊपर जाके हो रहा है, फिर क्लाउड जाके ठंडा हो रहा है, आगे जाकर यहाँ पर जाकर ठंडा हो रहा है, और एक क्लाउड आगे जाकर पानी बरसा रहा है ज़मीन पर। तो ये जो चीज़ हो गई इसी को बोलेंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। पानी यहाँ से इवोपोरेट हुआ, ऊपर गया, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, क्लाउड कंडेंस्ड हुआ, ठंडा हुआ, और उसके बाद में प्रेसिपिटेशन हो गया या रेन हो गई। तो यही होते है, ऐसी बारिश होती है। तो इसमें दोस्तों सब्लिमेशन नहीं आएगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 एंड 2। प्रयागराज इज ए सिटी सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? ऑप्शन है इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी सोन एंड काशी, एंड ऑप्शन सी महानदी एंड नर्मदा, ऑप्शन डी गंगा एंड यमुना। अभी गंगा की स्पेलिंग गलत है, चलो ठीक है। तो आप सभी को बेसिकली पता होगा कि प्रयागराज सिटी जो है मेनली वो गंगा और यमुना के कॉन्फ्लुएंस पे बनी है, संगम पे, और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे सरस्वती नदी भी होती है। तब मैं वहाँ गया था, लेकिन मुझे वहाँ सरस्वती नदी नहीं दिखी। लोग कहते हैं कि ये अंडरग्राउंड है, आपको नहीं दिखेगी, ये एक माइथोलॉजिकल मिथ है, और ज़रूर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लुएंस है इसका। तो दोस्तों ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, प्रयागराज सिटी गंगा एंड यमुना के कॉन्फ्लुएंस पे बनी है। ऑन विच डे द सन रेज फॉल वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो भैया ये चीज़ तो आपको बिल्कुल पता होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप जब देखेंगे कि जो सन होता है, अब आपने देखा होगा कि जो 22 दिसंबर होता है, उस दिन सबसे बड़ी रात होती है, सबसे बड़ी रात इस दिन होती है, ठीक। 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। तो सूर्य की किरणें किस दिन कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी, 21 जून को, क्योंकि सबसे बड़ा दिन उसी दिन होता है, इसलिए यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो सनरेज है वो वर्टिकली होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। समझ में आया? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। रॉबर्ट ऑन वॉज द फर्स्ट टू यूज़ द वर्ड सोशलिस्ट इन हिज देश इन हिज कोऑपरेटिव मैगजीन? दोस्तों रॉबर्ट ऑन कौन थे? रॉबर्ट ऑन एक फिलोसोफर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ब्रिटिश इरा में। तो ब्रिटेन के रहने वाले व्यक्ति थे, बहुत बड़े फिलोसोफर थे, और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बहुत बड़ी फैक्ट्रीज थी इनकी, और बहुत परोपकारी थे भैया, बहुत अच्छा लोगों की मदद करते थे। तो इन्होंने
क्या करा था इन्होंने यहाँ पर लोगों को हेल्प करते थे और उन्होंने सबसे पहले सोशलिस्ट वर्ड को इन्वेंट करा। तो ये 1827 में पहली बार यहाँ पर रॉबर्ट ऑन ने सोशलिस्ट वर्ड को इन्वेंट करा था, यूज़ करा था। इनकी पहली मैगज़ीन का नाम था कोऑपरेटिव मैगज़ीन। तो आपको ये याद रखना है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूएन चार्टर वॉज साइंड ऑन 26 जून 1945 बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाउ मैनी कंट्रीज़। तो कितने कंट्रीज़ ने यहाँ पर साइन किया था? तो हम देखेंगे यहाँ पर 50 कंट्रीज़ ने साइन किया था यूएन के चार्टर पे। और ये चार्टर दोस्तों हमको पता है 26 जून को यहाँ पर आया था 1945 में, और इस चार्टर को लागू किया गया था अक्टूबर में। अगर आपसे पूछ लिया जाए इंडिया ने इस चार्टर पे कब साइन किया था, तो आपको डेट याद रखनी 30 अक्टूबर 1945। तो ये डेट आपको याद रखनी 1945 में 30 अक्टूबर को इंडिया ने यूएन चार्टर पे साइन किया था। ठीक है, सो अब चलते। और अगर आप ये देखो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन आ गया है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अगर आप सोशल साइंस का पेपर दे रहे हो और कार्ल मार्क्स के बारे में नहीं पूछे तो भैया पेपर नहीं हो सकता है। क्वेश्चन 1 है, इसका पहला पॉइंट है, इट वॉज रिटन बाय कार्ल मार्क्स। कारी मार्क्स कर दिया, कार्ल मार्क्स होता है भाई। कार्ल मार्क्स एंड कैरिस फॉरियर पब्लिश इन 1848। देयर थॉट बिकम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रगल्स ऑफ द ऑप्रेस्ड। तो इस पर बताना सही कौन सा है। तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि यार पहला वाला जो है वो कार्ल मार्क्स ने तो लिखा था, लेकिन उनके साथ में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फ्रेडरिक 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 एंजल्स। तो भाई उन्होंने लिखा था। अब ये राइटिंग इतनी गंदी क्यों आ रही, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ पेन टेप से नहीं, मैं फिंगर से लिख रहा हूँ, तो उंगलियों से लिख रहा हूँ, इस वजह से ऐसा हो रहा है। पेन टेप मंगा लिया जाएगा जब हम थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे, चैनल को बड़ा कर लेंगे। तो यहाँ पर पहला वाला गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कैरीज फॉरियर, यहाँ पर फ्रेडरिक चार्ल्स आएगा। और ये स्ट्रगल्स ऑफ द ओप्रेस्ड क्या होता है कि जो कम्युनिस्ट होते हैं वो ये चाहते हैं कि समाज में जितना अत्याचार हो रहा है वो हो रहा है कैपिटलिस्ट की वजह से। जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो लोगों पे अत्याचार करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने यहाँ पर एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दिया था। मैनिफेस्टो का मतलब आप सभी को पता है कि जैसे आपके चुनाव होते हैं तो आपको यहाँ पर चुनावी वादे होते हैं ना मैनिफेस्टो के, हम ये करेंगे वो करेंगे, हम ऐसा राज्य बनाएंगे। तो यही होता है मैनिफेस्टो। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा दिया गया था। सो ऑप्शन 1 इज़ गलत, ऑप्शन 2 इज़ राइट। क्वेश्चन 13, नेम द पर्सन who believed that the industries and factories could liberate mankind from poverty and ignorance। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो ये मानता है कि उद्योग और कारखाने मानव जाति की गरीबी को अज्ञानता से मुक्त कर सकते हैं। अभी हमने एक नाम पढ़ा था जिनका नाम था रॉबर्ट ऑन। तो भैया रॉबर्ट ऑन कौन थे? हमने बोला कि भैया इंडस्ट्रियलिस्ट थे, फिलोसोफर थे। तो ये सभी जब यही थे तो यही मानते होंगे ना कि भैया अगर फैक्ट्री लगेगी तो लोगों का उद्धार होगा, वहीं पैसा आएगा और देश अच्छे से चल पाएगा। तो ये जो थॉट है वो था रॉबर्ट ऑन जी के बारे में। सो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। क्वेश्चन 14, द नीफे लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कम्पोज ऑफ नीफे। अब आपको पता होगा कि यहाँ पर नीफे का फुल फॉर्म होता है निकल एंड आयरन। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इसको समझ लेते हैं भैया। तो एक होता है आपके यहाँ पे सीमा, सियाल। सीमा का मतलब सिलिका, मैग्नीशियम, सिलिका, एल्यूमिनियम। और निफे का मतलब निकल एंड आयरन। यही होता है दोस्तों इसका मतलब। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच्ड। पहला है सोवियत जर्मन नॉन एग्रेशन पैक्ट 1939, सेकेंड है ट्रीटी ऑफ लुसाने 1923। अब ये दोनों क्या है थोड़ा समझना भी ज़रूरी है, बोलोगे तो भूल जाओगे। तो जो सोवियत जर्मन है इनके बीच में एक जो पैक्ट होता है वो होता है एक तरीके की संधि होती है। अगर आप कह रहे हैं कि आपने पैक्ट कर लिया मतलब कि हाँ लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, तो जर्मनी और सोवियत ने 1939 में करा था, तो पहला वाला सही है। तो उन्होंने इस समय कहा था कि हम 10 साल तक आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। तो यही सोवियत और जर्मन के बीच में पैक्ट हुआ था, 1939 में हुआ था, अगस्त में हुआ था। सही डेट है। अधिकतर आपको ये बता देते हैं कि डेट सही है कि नहीं, आपको देख करना पड़ता है। ईयर तो याद रखना ही होगा आपको, और कभी कभी यूजुअली डेट भी पूछ लेते हैं। सेकेंड है ट्रीटी ऑफ लोसाने। लोसाने का स्विट्ज़रलैंड में, तो 1923 में ये ट्रीटी हुई थी। हाँ डेट्स वॉज करेक्ट। और यही एक बात थी और इसी में कहा गया था। पहली वाली जो ट्रीटी थी उसमें जर्मनी और सोवियत के बीच ये डिक्लेयर हुआ था कि पोलैंड का कुछ हिस्सा हम सोवियत को दे देंगे और जर्मन का हिस्सा कुछ, जो पोलैंड का हिस्सा वो जर्मन भी रखेगा। तो इसी पर ये ट्रीटी साइन हुई थी और ट्रीटी ऑफ लुसाने 1923 स्विट्ज़रलैंड में साइन हुई थी। ठीक है, तो ये भी करेक्ट हो जाता है।
क्वेश्चन 16, द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अल्टरनेट पीरियड्स ऑफ डे एंड नाइट एंड पीरियड ऑफ द ईयर। तो पहला वाला तो सही हो जाएगा, जो दिन और रात होती है वो रोटेशन से होती है, जो अर्थ घूम रही है ना इस ऐसे है, तो यहाँ पर आपको पता है दिन हो रही रात हो रही है। लेकिन पीरियड ऑफ ईयर ये रोटेशन से नहीं होता है, ये रिवॉल्यूशन से होता है। तो इसका आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा, सेकंड वाला रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि अर्थ का रोटेशन कितने समय में होता है। चलो मैं बता देता हूँ, 365 डेज़ एंड कितना कितने घंटे में होता है, 365 दिन और 6 घंटे, 6 आवर्स में होता है एक रोटेशन अर्थ का। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से एक लीप ईयर आ जाता है। 6 घंटे 4 साल जुड़ते हैं, तो 6 चौक 24 हो जाता है और 24 घंटे में एक दिन हो जाता है। आप सभी को पता होगा, तो एक दिन बढ़ जाता है, उसी कहते हैं हम लीप ईयर।